हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। सो फ्रेंड्स, BUDC 134 जो इग्नू के सेकंड ईयर का सब्जेक्ट रहता है एंड इसका एग्जाम बहुत करीब है। सो इस पॉइंट पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन विच इज़ जून 2023। तो वो जून 2023 का एक क्वेश्चन पेपर है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर इज़ द क्वेश्चन पेपर। ओके, ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए इसको हम करते हैं स्टार्ट। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इस पूरे एग्जाम टाइम में आप लोगों को इस चैनल पे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी एंड इंशाल्लाह एग्जाम के बाद भी मिलेगी। तो आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना एंड अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। ओके, तो ये हमारी BUDC 134 की बुक है और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं क्वेश्चन पेपर ये 100 मार्क्स का रहता है एंड इसमें 3 आर्ट्स मिलते हैं। तो इसका हम करते हैं सॉल्व। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है नज़म की तारीफ़ या शिनाख्त बयान कीजिए। तो ये हमें पता है कि ये बुक जो है पूरी उर्दू नज़म पर बेस्ड है। ओके, तो ये इस बुक का सबसे 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि नज़म की तारीफ़ और उसकी शिनाख्त और उसकी किस्में। तो जो कि मैंने फर्स्ट यूनिट आप लोगों को पढ़ा रखी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, ज़रूर आप लोगों से जाकर ज़रूर विजिट करना, क्योंकि मैंने उसको उस वीडियो में फर्स्ट यूनिट को अच्छे से समझा रखा है, बिल्कुल डिफाइन करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है नज़म की तारीफ़ और उसकी शिनाख्त। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें नज़म की तारीफ़ और शिनाख्त कहाँ मिलेगी। पेज नंबर 8 पे आना है। ओके, पेज नंबर 8 में ये मैंने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा रखा है, आप लोग देखोगे ये यहाँ आपको 1.3 यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, नज़म की तारीफ़ और शिनाख्त। ओके, तो यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो। जैसे कि नज़म जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है मोतियों को पुरोना। तो मैं यहाँ पे इन शॉर्ट बता दे रही हूँ आपको, बाकी आपको ये पूरा पढ़ लेना है 1.3। और अगर आप लोगों को अच्छे से समझना है तो आप मेरी यूनिट 1 वाली वीडियो को जाके विजिट कर सकते हैं। नज़म की किस्में मिसालों के साथ बताइए। तो नज़म की कुछ किस्में हैं जो कि हमने पढ़ा था और उसकी मिसाल भी यहाँ पे हमें देनी है। तो यहाँ पे 1.4 अक़साम नज़म, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ नज़म है और इसकी हमें मिसालें भी दी गई है, जैसे कि तरकीब बंद, तरजीह बंद और क़त्आ, ये सारी इसकी टाइप्स है। एंड इस क्वेश्चन में आपको इसकी मिसालें भी देनी है। बुक में इसकी मिसालें भी दी गई है, जैसे कि यहाँ पे मुसल्लस, मसमत और मुरब्बा और मुखम्मस। तो यहाँ पे इसकी कुछ इस तरीके की मिसालें हैं जो कि आप लोगों को देनी है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट होता है और आप लोग इसको पढ़ लेना। और अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मेरी वीडियो भी जल्द देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू। सेकेंड पॉइंट है क़ता किसे कहते हैं, मिसालों से वाज़ह कीजिए। तो क़ता भी आपको यूनिट 1 में ही मिलेगा। आप आ जाओगे पेज नंबर 13 पे, तो यहाँ पे क़ता दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको इसको पता चल जाएगा। ओके, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन के भी 2 ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन में है मुसद्दस की तारीफ़ करते हुए मुसद्दस हाली पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो यहाँ पे बताना है हमें मुसद्दस की तारीफ़। तो मुसद्दस क्या होता है आप लोगों को पता है? नहीं पता, चलिए मैं बता देती हूँ। मुसद्दस ये है 6 शेर से, जो 6 शेर से एक बंद कंप्लीट होता है उसे मुसद्दस कहते हैं। और इसकी डिटेल में आप इस टॉपिक में पढ़ सकते हैं। एंड इसमें हमें क्या बताना है, मुसद्दस हाली पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो आप आगे ही इसमें हाली वाला मोहम्मद हुसैन हाली वाला चैप्टर है, उसमें आपको मुसद्दस हाली के बारे में पता चल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ के उसका मुख्तसर नोट लिख सकते हो। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो आप क्वेश्चन नंबर 3, नज़म मुआर्रा से क्या मुराद है, नोट लिखिए। तो नज़म मुआर्रा ये भी हमारे फर्स्ट यूनिट में ही है। जैसे कि मैंने फर्स्ट यूनिट की जो वीडियो बनाई थी पार्ट 2, उसमें मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया कि आज़ाद नज़म और नज़म मुआर्रा और जो मगरिबी नज़म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेंजा भी। तो यहाँ पे नज़म मुआर्रा है, इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं और इसकी मिसाल भी दी गई है। इसको इंग्लिश में ब्लैंक वर्ड से कहते हैं और इसमें काफ़िया नहीं होता। एंड इसके ही ऑप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, आज़ाद नज़म किसे कहते हैं, वाज़ह कीजिए। तो इसमें आज़ाद नज़म का क्वेश्चन भी आया है, जिसका आंसर ये वाला टॉपिक है। तो आप ये वाले पैरा को इस क्वेश्चन के लिए पढ़ सकते हैं। अगला है 4th, उर्दू में नज़म की इब्तिदा कब हुई, मुख्तसर नोट लिखिए। यहाँ पे हमें ये मिलेगा 2.3 सेकंड चैप्टर में। एंड 2.3 आप लोगों को खोलने के बाद इस वाले टॉपिक में, ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है। तो 2.3 उर्दू नज़म की इर्तिक़ा, इसी में आपको मिलेगा इसका आंसर। तो यहाँ पे उर्दू नज़म की इर्तिक़ा में ही हमें इसका आंसर मिलेगा, उर्दू नज़म की इब्तिदा, जिस पे हमें नोट लिखना है मुख्तसर। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। उर्दू नज़म की इब्तिदा और इर्तिक़ा में मोहम्मद हुसैन हाली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के जहन में उर्दू शायरी का इस्लाह का ख्याल 1867 में आया, जैसे कि नज़म आज़ाद से ज़ाहिर होता है। जल्द ही इस ख्याल को एक रुझान का शक्ल इख्तियार कर ली। उन्होंने रिवायती शायरी के कमज़ोर पहलुओं का जिक्र करते हुए कहा, नेचुरल शायरी की वजाहत की। ओके, वो तशबीहात व इस्तिआर, आराइश व सजावट की मौज़ूई चमक दमक के ख़िलाफ़ थे।
ये अंजुमन पंजाब के नए अदबी मैलानात का खुलासा था। आज़ाद की गज़ल के मुकाबले में नज़म को तरजीह दी। आज़ाद जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इन्होंने गज़ल के मुकाबले में नज़म को ज़्यादा तरजीह दी, इसलिए ये इनका बहुत बड़ा रोल रहा है नज़म को उरूज तक ले जाने में। तो इस वाले आप टॉपिक में ये पढ़ेंगे इनके बारे में और उर्दू नज़म की इब्तिदा के बारे में। सो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। एंड मोहम्मद हुसैन आज़ाद के अलावा भी कुछ और भी शौरा रहे हैं जिन्होंने बहुत अहम अपना रोल प्ले किया है उर्दू नज़म को इब्तिदा और इर्तिक़ा के पीछे। सर मोहम्मद इकबाल और ब्रज नारायण चकबस्त और तुलुक चंद्र महरूम। कसीदा निगारी के ज़वाल की वजह क्या है, मुख्तसर नोट। तो कसीदा निगारी भी हमें सेकंड यूनिट में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखते हैं, वैसे तो इसके टॉपिक इसमें भी है, क्वेश्चन नंबर 4 यही है, कसीदा निगारी से रिलेटेड है और उसकी ज़वाल की वजह। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है वो पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पढ़ लेते हैं एक बार। कसीदा निगारी के ज़वाल की वजह बादशाहत का खात्मा है। ओके, नवाबियत और बरतानिया के साहिब इक़्तिदार लोगों की शान में चंद कसीदे ज़रूर कहे गए जिनकी हैसियत वाजिबी सी थी। ये फ़न सौदा ज़ौक़ और गालिब के बाद ज़वाल पज़ीर रहा और जदीद शायरी के दौर में इस सिन्फ ने दम तोड़ दिया। तो जदीद शायरी का दौर जो था, जो नया शायरी, जहाँ पे क़दीम वक्त में ज़्यादातर गज़लें फ़रोग़ पाई थी, गज़लें चलती थी, और जदीद शायरी के दौर में नज़मों को ज़्यादा फ़रोग़ मिला। तो ये जदीद शायरी के दौर में इसने दम तोड़ दिया। किसने? कसीदा निगारी ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुद्द व जुज़ इस्लाम का मौजू क्या है, नोट लिखिए। इसके ऑप्शन में है अंजुमन पंजाब के क़याम के मकासिद पर रोशनी डालिए। 3.3 ठीक है, आपको इसमें इसका आंसर मिलेगा। आपको इसके टॉपिक से लगेगा कि इसमें क्या इसका आंसर मिलेगा, बट या इसमें ही आपको इसका आंसर मिलेगा। काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, एंड आपको इसके बारे में थोड़ा सा यूनिट 1 से भी लिखना पड़ेगा, जिसमें कि हमें ये बताया गया कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कर्नल हॉलरॉयड के मशवरे से इसकी नींव रखी। तो यहाँ पे आपको आ जाना है, एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मोहम्मद हुसैन यहाँ से लिखना है आपको। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कर्नल हॉलरॉयड के मशवरे से, जो इस वक्त पंजाब के सरिश्ता तालीम के मुंतज़िम आला थे और लाहौर के उलमा व फज़ला की मदद से 21 जनवरी 1865 को मोहम्मद हुसैन आज़ाद लाहौर में अंजुमन पंजाब कायम की। कर्नल हॉलरॉयड के सरपरस्त थे। इन्हीं की सदारत में पहली बार एक जलसा हुआ जिसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नज़म और कलाम मौजू के बाब के उन्वान से एक अहम लेक्चर दिया। तो आप थोड़ा इस टॉपिक में से ले सकते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको इनके बारे में भी लिखना है कि इन्होंने क्या बताया था और ये क्या चाहते थे मोहम्मद हुसैन आज़ाद इनकी। एंड यहाँ से भी आप लिख सकते हो, ये वाले टॉपिक से भी आप इसमें से ले सकते हो। एंड यहाँ भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना। इसमें वक्त ब वक्त जलसे होते थे जिसमें शायरों को अलग अलग मजमून दिया जाता था और शायर उन मजमून पर अपनी शायरी कहते थे उस जलसों में। ठीक है, हुसैन आज़ाद के लेक्चर में क्या कहा था उन्होंने, ये भी लिखा है। अगर आप ये लिख दो तो बहुत बढ़िया बात है, इससे एग्जामिनर जो है इम्प्रेस हो जाएगा। एंड आपको ये भी इसमें ऐड करना है, ये वाला पैरा, ये वाला भी आप ऐड कर सकते हो पॉइंट। उर्दू नज़म के ख़त व ख़ाल बख्शने और इसे परवान चढ़ाने में तहज़ीबी पस मंज़र का जो सबसे ज़्यादा रोशन पहलू था वो अंजुमन थी। यानी कि उर्दू नज़म को सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए जो सबसे तहज़ीबी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी, अंजुमन थी, जिसकी बुनियाद 1865 में शिक्षा सभा के मकान में एक जलसे के दौरान रखी गई, जिसकी सदारत पंडित मुनीभूत ने की और जिस अंजुमन के सदर के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर प्रिंसिपल डॉक्टर GW लाइड्स के नाम से तजवीज़ रखी गई। इस अंजुमन का नाम अंजुमन इशाअत मतालिब मुफीदा पंजाब रखा गया। इस अंजुमन का यहाँ पे इसके कुछ इर्द गिर्द घूमते हुए टॉपिक हैं कि आप चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। और यहाँ पे जो वक्त ब वक्त जलसे और मुशायरे होते थे उसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हो। इन मुशायरों के लिए लिखी गई नज़में मुल्क व कौम की इस्लाह की ज़हनी बेदारी के में काफ़ी मददगार साबित हुई। नज़मों की तनूं वुसात और रंगारंगी लाने के लिए कुदरती मनाजिर और तारीख़ी वाक़यात को मौज़ू बनाया गया। इस तरह के मज़ाहिर पर बहुत ज़ोर दिया गया, इसलिए इस दौर में शायरी नेचुरल शायरी का नाम दिया गया। यानी कि इस दौर की जो शायरी है उसका नाम नेचुरल शायरी कहा गया। इस तरह से मुशायरे तवातर ने मुनाकिद होने लगे। पहला मुशायरा 30 मई 1876 को मुनाकिद हुआ जिसका उन्वान था बरसात। यानी कि अलग अलग टाइम पे मुशायरे होते थे जिसमें शायरों को उन्वान दिया जाता था, यानी कि जिसमें शायरों को टॉपिक दिया जाता था। इसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी नज़म अब्रे करम और हाली ने अपनी मशहूर नज़म बरखारुत पेश की। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी नज़म अब्रे करम और हाली ने बरखारुत नज़म पेश की इस मुशायरे में, जो 13 मई 1876 को हुआ था। अब्रे करम में बरसात के मंजर निगारी के अलावा हिंदुस्तानी तहज़ीब व तमद्दुन की झलकियाँ भी दिखाई गई हैं।
बरखा रुत में बन में आग लगने, हिरणों का काला होने, ज़मीन से शौलों की निकलने का मनाज़र पेश किया है। यानी कि बरखा रुत जो नज़म है उसमें का बहुत हद तक नेचुरल तरीके से जैसा होता है उस तरह का दिखाया गया है और इसमें बरसात का ज़िक्र किया गया है। दूसरा मुशायरा 30 जून 1876 में हुआ और इसमें मज़मून क्या दिया गया, सरमाया ज़िमिस्तान। तो इसी तरह वक्त ब वक्त मुशायरे अरेंज किए जाते थे और जिसमें अलग अलग टॉपिक्स दिए जाते थे। उसके बाद दोबारा चौथा मुशायरा हुआ, पाँचवा भी मुशायरा हुआ और छठा मुशायरा हुआ। ये सब आप लोग पढ़ लेना, इसमें आप लोग जितना आप लोगों को याद रहे उतना आंसर में लिख कर आ सकते हैं। और सबसे पहले आप क्वेश्चन में सबसे पहले जब मैंने फर्स्ट यूनिट में बताया था इसमें कि आप लोगों को अंजुमन पंजाब के बारे में फर्स्ट यूनिट से भी थोड़ा सा एक पैरा में से कुछ लेना है, उससे भी पहले आप ये लिखेंगे 1875 से पहले किस तरह शायरी चल रही थी उसके बारे में लिखेंगे, यानी कि ये वाला आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 4। उससे आपका आंसर काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। तो आंसर नंबर 4 क्या है वो मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। 1857 से पहले उर्दू के गज़ल का बोलबाला था, यानी कि 1857 से पहले उर्दू में ज़्यादातर उर्दू अदब में इंडिया में गज़ल चल रही थी। उसके बाद धीरे धीरे नज़म की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता गया। तो सबसे पहले 1857 से पहले लोग गज़ल की तरफ ज़्यादा जाते थे, तो गज़ल चल रही थी और शौरा इश्किया गज़लें लिखते थे जिनमें माशूक़ के हुस्न तारीफ़ और आशिक़ के इज़्तिराब की तर्जुमानी होती थी। मुबालगा होता था, झूठी बातें होती थी, हकीकत से वास्ता बहुत कम होता था, लफ्ज़ों का खेल दिखाया जाता था। यानी कि आपको सबसे पहले आंसर में ये चीज़ ऐड करनी है। दैन उसके बाद जो मैंने फर्स्ट यूनिट में अभी बताया, आप लोग पीछे बैक करके वीडियो देख सकते हो, थोड़ा सा उसका वहाँ पे तारुफ लिखना है कि अंजुमन पंजाब कर्नल हॉलड्रॉइड के मशवरे से मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इस डेट में इसकी नींव रखी और इस तरह और उन्होंने पहला लेक्चर जलसे में दिया उर्दू नज़म पे, ठीक है। तो आपको वो लिखना है। उसके बाद दैन फिर आप इस थर्ड यूनिट से कुछ जो आप लोगों को सही लगे वो लिख सकते हो। एंड जो मैंने बताया उसकी वक्त ब वक्त जलसे होते थे वो भी लिख सकते हो और उसके टॉपिक लिख सकते हो कि कौन से शायर ने कौन सी नज़म पेश की किस टॉपिक में। और अगला क्वेश्चन है, उर्दू की तहज़ीबी व समाजी पस मंज़र बयान कीजिए। ये भी आपको 6 क्वेश्चन का आपको 3.3 में आंसर मिलेगा, जो कि क्वेश्चन है उर्दू नज़म का तहज़ीबी व समाजी पस मंज़र बयान कीजिए। तो आपने इसका आंसर 3.3 वाले टॉपिक से लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया, 1875 का साल उर्दू अदब की तारीख़ और इनकलाबी साल की हैसियत रखता है। यानी कि 1875 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पे इंडिया में काफ़ी इनकलाब चल रहा था, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ी होगी 1875 की क्रांति, तो उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो 1857 में यहाँ पे इनकलाबी दौर तो था और बहुत सारी तब्दीलियाँ हो रही थी। उसी के साथ साथ ये उर्दू अदब की तारीख़ में भी बहुत एक अहम रोल रखता है। तो पढ़ते हैं, उर्दू अदब की तारीख़ में एक इनकलाबी साल की हैसियत रखता है। यहाँ से न सिर्फ हिंदुस्तान की समाजी तहज़ीबी सतह पर उथल पुथल हुई, बल्कि उर्दू अदब खुसूसन उर्दू शायरी में भी एक इनकलाब बर्पा होता है और उर्दू शायरी व अदब की तारीख़ में एक ज़बरदस्त तब्दीली वाक़ होती है। यानी कि जो 1875 का साल था वो सियासी और समाजी तौर पे ही, यानी कि समाजी तरीक़े से ही कुछ तब्दीली का टाइम नहीं था, वो उर्दू अदब में भी काफ़ी तब्दीली का वक्त रहा है, खुसूसन उर्दू शायरी में एक इनकलाब बर्पा करा, यानी कि उसमें उर्दू की शायरी में भी उस टाइम पे बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं और इसमें भी ज़बरदस्त इसका रोल रहा है। जो चीज़ मौजूद थी वो मादूम होने लगी, यानी कि उसका एग्जिस्टेंस कम हो गया, वो दुर्लभ हो गई अगर हिंदी में कहें तो। और जो चीज़ मौजूद नहीं थी लाइक नज़म, उसका क्या होने लगा, दाखिला शुरू हो गया। अब इसका एक मिसाल लेते जैसे गज़ल है, गज़ल पहले से मौजूद थी तो वो मादूम होने लगी और नज़म मौजूद नहीं थी, वो दाखिला होने लगा उसका। तो यहाँ पे इनकी आमद के असरात से, अंग्रेज़ों की बात की जा रही है, इनकी आमद के असरात से हिंदुस्तान की सियासी, तारीख़ी, माशी, माशरती, तहज़ीबी सभी पहलुओं पर मरस्तम होते हैं और यहाँ तहज़ीब व तमद्दुन और सियासत व माशरत की सूरतें बदलने लगती हैं। तो यहाँ पे ऐसे आप लोग इसको पढ़ सकते हो इस टॉपिक को। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू नज़म के अहम मौज़ूआत पर रोशनी डालिए। ये आपको यूनिट नंबर 3 खोलनी है और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जो फर्स्ट ब्लॉक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट ब्लॉक का भी फर्स्ट यूनिट, हर बुक का फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज उसमें उस बुक का पूरा निचोड़ होता है। तो फर्स्ट यूनिट को आप कोई भी एग्जाम हो किसी भी सब्जेक्ट का तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए फर्स्ट यूनिट को। उसमें से 10 या 20 मार्क्स के क्वेश्चन तो पक्का आते हैं, 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो पक्का है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट को आप अच्छे से प्रिपेयर करना कोई भी बुक हो तो। अगला क्वेश्चन था हमारा, उर्दू नज़म के अहम मौज़ूआत पर रोशनी डालिए। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू नज़म के अहम मौज़ूआत पर रोशनी डालिए। ये आपको यूनिट नंबर 3 खोलनी है और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जो फर्स्ट ब्लॉक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट ब्लॉक का भी फर्स्ट यूनिट, हर बुक का फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज उसमें उस बुक का पूरा निचोड़ होता है। तो फर्स्ट यूनिट को आप कोई भी एग्जाम हो किसी भी सब्जेक्ट का तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए फर्स्ट यूनिट को। उसमें से 10 या 20 मार्क्स के क्वेश्चन तो पक्का आते हैं, 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो पक्का है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट को आप अच्छे से प्रिपेयर करना कोई भी बुक हो तो। अगला क्वेश्चन था हमारा, उर्दू नज़म के अहम मौज़ूआत पर रोशनी डालिए। इसमें आपको यूनिट 3 में 5th क्वेश्चन देखना है। यूनिट 3 का 5th क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यूनिट 3 का 5th क्वेश्चन क्या है, उर्दू के अहम मौज़ूआत पर रोशनी डालिए, यानी कि
उर्दू नज़म के अहम मौज़ूआत क्या थे। तो यहाँ पे दिए गए उर्दू नज़म के अहम मौज़ूआत थे वतन परस्ती, फितरत के मुज़ाहिरे, तारीख़ी वाक़यात और हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा उर्दू नज़म के अहम मौज़ू थे वतन परस्ती, फितरत के मुज़ाहिरे, तारीख़ी वाक़यात, कुदरती मनाज़िर वग़ैरह। तो यहाँ पे एक लाइन में आंसर दिया हुआ है और क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का दिया हुआ है। तो 5 मार्क्स में आपको अगर एक लाइन लिखोगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों को इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है। ओके, बाकी आप लोग इसमें लिखोगे क्या वो आप यूनिट में से थोड़ा पढ़ के समझ सकते हो। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, मौलाना हाली की नज़म निगारी पर तनकीदी तबसरा कीजिए। यहाँ पे हमें ये मिलेगा यूनिट नंबर 7 में। तो आप लोगों को इसमें इसका आंसर मिलेगा यूनिट नंबर 7 में। यूनिट नंबर 7 क्योंकि मौलाना हाली के ही बारे में है, तो यहाँ पे मैंने इनके बारे में थोड़ा लिख रखा है। सबसे बड़ा कारनामा इनका मुसद्दस हाली है और ये इन्होंने लिखा था 1879 में। ओके, और इनकी नावल है मजालिस इंसान, और इस नावल पर इनको पंजाब हुकूमत से इनाम और शोहरत का सबब बनी, यानी कि ये नावल पर इनको पंजाब हुकूमत की तरफ से इनाम मिला था। बाकी आप यहाँ से भी थोड़ा देख सकते हो, यहाँ पे तो इनके बारे में बताया गया है, इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में, लेकिन हमसे यहाँ पे इनके बारे में क्या पूछा है, इनकी नज़म निगारी के बारे में पूछा है। तो अभी हम इसके आगे से लिखेंगे। आप थोड़ा सा यहाँ पे 7.3.2 में से भी लिख सकते हो कि इनका शायराना फ़िक्र क्या थी, इनकी इनकलाब की तरफ इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। मुरवजा शायरी के ताल्लुक़ से हाली की नज़रियात इनकलाबी नौइयत के थे, यानी कि ये इनकलाबी नौइयत के थे और इस टाइम इनकलाब की बहुत ज़रूरत भी थी। अदमा के ज़ख़ीरा अल्फाज से भी इस्तेफ़ादा किया जाए मगर इनकी तक़लीद ना हो, इसमें सादगी, सच्चाई और दर्दमंदी हो। इनके ग़ज़लिया कलाम को तीन अदवार में तकसीम किया जा सकता है, यानी कि इनके जो ग़ज़लिया कलाम है, इन्होंने जो अपने इनके पूरे टाइम पीरियड को तीन पार्ट्स में, इनके कलाम को 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। तो पहला दौर तो वो था, पढ़ते हैं। पहला दौर इनकी जवानी का था जिसमें इन्होंने गालिब और शेफ्ता की सोहबतों से फ़ायदा उठाया, मगर इस दौर में कलाम परिंदी और हुस्न व इश्क का मौज़ूआत का गहरा असर था, यानी कि जो इनका शुरुआती दौर था, जो जवानी का, इन्होंने जैसे कि गालिब और शेफ्ता वगैरह इश्क व माशिक़ी की गज़लें लिखते थे, उस तरह इन्होंने भी हुस्न और इश्क के मौजू पर गहरा असर था इन पर भी। और इनका दूसरा दौर और तीसरा दौर यहाँ पे दिया गया है। तो असल इसके पार्ट पे आते हैं हम आंसर के 7.3.3 में। यहाँ पे इनकी मिलेगी शायरी की खुसूसियात, जैसे कि हमसे क्वेश्चन में बोला गया है मौलाना हाली की नज़म निगारी पर तनकीदी तफसीर, यानी कि नज़म निगारी के बारे में ही हमें उस क्वेश्चन का आंसर में बताना है। तो आप इस टॉपिक में से इसका आंसर ले सकते हैं। और इनकी नज़म निगारी की एक खुसूसियत क्या थी मेन, इनकी नज़में सादगी, सच्चाई और इखलास का आईनेदार थी, यानी कि इनकी नज़मों में सादगी और सच्चाई से भरी हुई थी। बाकी आप लोग इसमें और पढ़ लेना। इनकी नज़मों की कुछ बेहतरीन मिसालें यहाँ पे दी हुई है। चुप की दाद और मुनाजाते बेवा, ये इनकी नज़में थी जिसकी मिसाल यहाँ पे दी गई है। और इनकी यहाँ पे और खुसूसियात लिखी गई है कि इनकी नज़म आम फहम और सादा अल्फाज इस्तेमाल और आम बोल चाल की ज़बान इस्तेमाल किया है। हिंदी और संस्कृत के आम फहम और उर्दू की मिजाज से हम आहंग अल्फाज की नज़मों में बेसाख्ता इस्तेमाल किया, यानी कि इनकी नज़मों में सादगी, सच्चाई और बहुत सादा ज़बान इस्तेमाल की गई थी। और इसी तरह यहाँ पे इनके कुछ और टॉपिक दिए हुए हैं और इनकी यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है शायरी के, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल। तो आप इस टॉपिक में से इसका आंसर लिख सकते हो पढ़ के। ओके, और एक और इनकी यहाँ पे बहुत मेन खुसूसियत है कि इन्होंने इस्लाही पहलू पर बहुत जोर दिया, यानी कि समाज के इस्लाह के लिए। इसके अलावा मनाज़िर फ़ितरत, फ़लसफ़ियाना व हकीमाना मज़ामीन, समाजी मौज़ूआत और औरतों की जज्बात व एहसासात की तस्वीर कशी सादा ज़बान में की गई है। कौमी यकजहती जैसे मौज़ूआत को इन्होंने, मतलब ये जो है कौम के लिए काफ़ी फ़िक्रमंद थे। इनके मौज़ूआत से हमें पता चल रहा है कि इन्होंने जो है समाज के आम पहलुओं पर जोर दिया है अपनी शायरियों के ज़रिए, जैसे कि इन्होंने औरतों के जज्बात और एहसासात पर लिखा है इनके मौजू में, और इनके समाजी मज़ामीन भी है, समाजी मौज़ूआत हैं। तो इस तरह का आप इसमें से लिख सकते हो। नज़म निगारी की इनफरादियत पर इज़हार ख्याल कीजिए, तो यहाँ पे हमें अकबर आबादी की नज़म के बारे में बताना है। तो यहाँ पे इनके लिए भी एक चैप्टर इस बुक में मखसूस किया गया है, यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में आपको लोगों को आ जाना है 8.3 पे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे हेडिंग अकबर आबादी की नज़म निगारी। तो यहाँ पे हमें उनकी नज़म निगारी के बारे में ही बताना है। थोड़ा सा हम उसके बारे में पहले उनके बारे में इंट्रो दे देंगे, क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसकी लेंथ भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो अकबर आबादी का असल नाम यहाँ पे दिया हुआ है सैयद अकबर हुसैन रिजवी, और इनका तखल्लुस अकबर था, और इनकी पैदाइश यहाँ हुई 16 नवंबर 1846 में, और यह जहाँ पर इनकी पैदाइश हुई वो था इलाहाबाद ज़िला, ठीक है। और इनके वालिद का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, तो इनकी यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और आप लोग इसमें से, तो इनकी बेसिकली आंसर का पैटर्न ये होना चाहिए हमारा कि जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 to 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आप लोगों ने उनका इंट्रो देना है, एंड बाकी का 7 या 6 मार्क्स का आप लोगों के उस क्वेश्चन के बारे में लिखना है कि इनकी नज़म निगारी की इनफरादियत, क्योंकि 3 मार्क्स में उनका इंट्रो छोटा पड़ जाएगा। एंड यहाँ पे इनकी
और यहाँ पे इनकी शायरी का फ़िक्री और फ़नी मुताला दिया हुआ है। आप इस टॉपिक से भी इसके बारे में लिख सकते हैं, इनके इस आंसर में ऐड कर सकते हैं। और ये अपने शायरों में तंज़ो मज़ाक को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तब्दीली और तरक्की के मुखालिफ नहीं थे, वो इसी बदलती हुई तहज़ीब के मुखालिफत थे कि जो अपनी असल से दूर ले जाती है और मज़हब से लाताल्लुक़ी का सबब बनती है। यानी कि इनकी नज़मों से कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो है तरक्की के ख़िलाफ़ थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तरक्की के ख़िलाफ़ नहीं थे। ये अपनी नज़मों में ये पैगाम देना चाहते थे कि अगर आप लोग तरक्की कर रहे हो तो अपने मज़हब को और अपनी असल जो पहचान है उसको मत खो। ठीक है, इनका ये बहुत एक हमारे लिए अहम पैगाम है। मुखालिफ अकबर तब्दीली और तरक्की के मुखालिफ नहीं थे, वो इसी बदलती हुई तहज़ीब के मुखालिफत थे कि जो अपनी असल से दूर ले जाती है और मज़हब से लाताल्लुक़ी का सबब बनती है। यानी कि इनकी नज़मों से कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो है तरक्की के ख़िलाफ़ थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तरक्की के ख़िलाफ़ नहीं थे। ये अपनी नज़मों में ये पैगाम देना चाहते थे कि अगर आप लोग तरक्की कर रहे हो तो अपने मज़हब को और अपनी असल जो पहचान है उसको मत खो। ठीक है, इनका ये बहुत एक हमारे लिए अहम पैगाम है। इनकी नज़मों के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसका हमें तशरीह पढ़ने से ये पता चलता है कि ये औरतों को और सभी बूढ़े बच्चे और सभी को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि मगरिबी कल्चर को इतना मत अपनाओ कि अपनी असल कल्चर ही भूल जाओ। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने औरतों के लिए कुछ पैगाम लिखा है, पर्दा उठ जाने से इख्तलाफ तरक्की कौम की, जो समझते हैं यकीनन अकल के फारिग हैं। यानी कि इन्होंने ये कहा है कि जो लोग पर्दा उठ जाने से, यानी कि जो औरतें पर्दा करती हैं और अगर वो तालीम के चक्कर में अगर अपना पर्दा खो देंगी तो इसलिए उन्होंने उनको क्या कहा है, अकल का फारिग कहा है, यानी कि उनके पास अकल नहीं है। सुन चुका हूँ मैं कुछ बूढ़े भी हैं इसमें शरीक, ये अगर सच है तो बेशक पीर नाबालिग हैं वो, बेपर्दा कल जो आए नज़र चंद बीबियाँ। अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो इनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अकल पे मर्दों के पड़ गया। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि पर्दे को और अपने असल कल्चर को मत भूलें। और यहाँ पे इनकी नज़म निगारी के कुछ इम्तियाज़ात दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी इसके पॉइंट्स कुछ ऐड कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की शायरी की खुसूसियात। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की शायरी की खुसूसियात हमें इसमें बताना है, तो आप लोगों को इसमें बोलना है 6.3 6 चैप्टर। तो यहाँ पे 6.3 मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़म निगारी। तो यहाँ पे इनकी पहले तो थोड़ी सी हालात ज़िंदगी और तरबियत के बारे में दिया हुआ है। फिर असल जो इसका आंसर है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का फ़न, हमें यहाँ से लिखना है, वहाँ से हमें थोड़ा सा कंटेंट उठाना है इंट्रो के लिए। ओके, और हमें इसमें इस क्वेश्चन में हम इसमें ये भी बता सकते हैं थोड़ा सा कि उनकी जो है उर्दू शायरी में उनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने अंजुमन पंजाब की नींव रखी और इन्होंने कसीदे मरसिये भी कहे हैं। आज़ाद ने अंग्रेज़ी नज़मों से ख़यालात अख़ज़ करके मुतअद्दिद नज़में लिखी हैं, मसलन मेहनत करो, एक तारे का इश्क, जिसे चाहो समझ लो, शराफत हकीकी, जश्न जुबली। तो यहाँ पे आप उनकी शायरी के इनकी नज़मों के एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। इनकी मसनवियाँ शब क़दर, इनकी मसनवियाँ के भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अमन, सुबह उम्मीद। ओके, इनका लहजा एक सार रहता है, हुब्बुल वतनी, मुल्क के हालात, आज़ाद और शायरी में नुमाया मुकाम रखते हैं। यानी कि इनका जो लहजा एक सार रहता है और ये अपनी नज़मों में हुब्बुल वतनी के टॉपिक्स पर भी इन्होंने नज़में लिखी है। आज़ाद की नज़मों का एक बड़ा ऐब है इनकी तवालत, यानी कि ये बहुत बड़ी और लंबी होती हैं, तवील होती हैं। वो पुरशिकवा ज़बान का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं लेकिन तरतीब का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से तो यहाँ पे इनके ऐब भी बता रहे हैं, जिसकी वजह से रवानी ख़त्म हो जाती है, शेर में हमवारी और सुस्ती पैदा होती है। बाज़ जगह इनका अंदाज़ बहुत सादा और बेरंग भी हो जाता है। और इनकी एक यहाँ पे खुसूसियत दी गई है कि इन्होंने एक नए तर्ज़ की बुनियाद रखी। इनका ये कारनामा हमेशा याद रहेगा, तो इनका यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा कारनामा, इस पॉइंट को आप ज़रूर ऐड करना कि इन्होंने एक नए तर्ज़ की बुनियाद रखी। इनका कारनामा हमेशा याद रहेगा कि उन्होंने रिवायती मज़ामीन से निकाल कर उर्दू नज़म को एक नई राह पर गामज़न किया। खुद सताई, दरबार अकबर, दोस्ती, खूबियों, मेहनत करो, एक तारे का इश्क, जिसे चाहो समझ लो, मुबारकबाद, जश्न जबली, सलाम अलैक। यहाँ पे इनकी कुछ मशहूर नज़में दी गई है और यहाँ पे इनकी नज़में भी दी गई है, जिसका तशरीह भी की गई है, आप लोग इसको भी पढ़ के जाना। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके ही ऑप्शन में, इस्माइल मेरठी की नज़म निगारी पर रोशनी डाली है। इनके लिए भी हमारी बुक में एक यूनिट दी गई है। इस्माइल मेरठी के लिए हमारी बुक में 9 चैप्टर दिया हुआ है, तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ से लिखना है। इस्माइल मेरठी का शुमार उर्दू के अहम और मकबूल नज़म निगार शोरा में होता है। वो 12 जनवरी 1844 में मेरठ में पैदा हुए, 1817 में इंतकाल किया। इनका असल नाम मोहम्मद इस्माइल और तखल्लुस इस्माइल मेरठी था। अपना अहद का रिवाज के मुताबिक इब्तदाई तालीम इन्होंने घर पर ही हासिल की, फिर फ़ारसी और अंग्रेज़ी में महारत हासिल करके इंजीनियरिंग का कोर्स पास किया। तो यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा हमें इंट्रो देना है एंड इसमें से ही हमें इनकी खुसूसियात लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे दी गई है, इस्माइल मेरठी का कलाम कलियात इस्माइल मेरठी के नाम से शाये हुआ। आबे जुलाल हमारी गाय, अच्छा ज़माना आने वाला है, क्या चाहो किए जाओ कोशिश, तारों भरी रात, किए जाओ कोशिश, तारों भरी रात, मलमा की अंगूठी, पंचक्की, बरसात। यहाँ पे इनकी नज़मों के टॉपिक दिए हुए हैं। तो इनकी जो नज़में हैं वो मुल्क व कौम के बच्चों और नौजवानों को नेक सीरत, बाअमल और बाकिरदार इंसान बनाने में मददगार साबित होती हैं। इस्माइल मेरठी ने बेशतर नज़में कौम के बच्चों की इस्लाह और इनकी निसाबी या तालीमी
ज़रूरतों को पेश नज़र रखकर तख्लीक की। यानी कि हमें इनकी नज़म के टॉपिक से पता चल रहा है कि जो इनका भी रुझान था वो अपने देश के लिए ये था कि इस्लाह का था, बच्चों और नौजवानों और सभी के लिए उनका एक ये ख्याल था कि कामयाबी हासिल करें। जैसे कि उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सारी नज़में लिखी हैं और नौजवानों के लिए। एंड यहाँ पे दिया हुआ है, इस्माइल मेरठी ने कौम के नौनहालों की दिलचस्पी को पेश नज़र रखकर रोज़मर्रा ज़िंदगी के मौज़ूआत पे उन्वान बनाकर आसान व सादा मगर पुरअसर अंदाज में नज़में लिखकर अपनी अलहदा पहचान कायम की। अकबरुल्लाह आबादी ने ज़वाल पज़ीर मुआशरे की इस्लाह की खातिर तंज़ या एंड इन 3 पैरों में से भी आप लोग इस्माइल मेरठी की शायरी की खुसूसियात लिख सकते हो। 9.6 में से भी आप लोग थोड़ा सा अपने आंसर में ऐड कर सकते हो, क्योंकि 10 मार्क्स का आंसर है, वर्ड लिमिट पूरी होना चाहिए। इस्माइल मेरठी उर्दू के अहम नज़म निगार शायर में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने 2 शायरी असनाफ़ के मुकाबले में नज़म निगारी में तबाह आजमाई करना इसलिए मुनासिब समझा कि वो शायरी खुसूसन नज़म गोई को एक ख़ास मकसद के हौसले का ज़रिया समझते थे। इनके अहद के हालात व तकाज़ा भी यही था, इसलिए इन्होंने शायरी को इश्क या जज्बात के इजहार या तफन्नुन तबाह का वसीला नहीं समझा। यानी कि इन्होंने अपनी शायरियों में इश्क या जज्बात वगैरह अपनी शायरियों का टॉपिक नहीं समझा, क्योंकि उस टाइम जो हालात का तकाज़ा था, इसलिए इन्होंने मुआशरे के हालात के लिए इन्होंने अपनी नज़में लिखी हैं। वो इसके ज़रिए तामीर इस्लाह काम कर ले, यानी कि अपनी नज़मों के ज़रिए इस्लाह का काम लेना चाहते थे। अगर वो इश्क या शायरी लिखते तो समाज की इस्लाह नहीं हो पाती, तो इसलिए उन्होंने समाज के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए इस्लाही शायरियाँ लिखी। इन्होंने शायरी की खुसूसन नज़म गोई का मकसद बनाने और इसमें मानवियत पैदा करने का गर्ज़ से अपने अहद का हालात के मुताबिक मौज़ूआत व मसाइल पर मुतअद्दिद नज़में सादा आसान ज़बान में लिखी। यानी कि इन्होंने उस वक्त के हालात के तहत, क्योंकि उस टाइम इनकलाब चल रहा था, तो उसके हालात के तहत इन्होंने सादा ज़बान में उस वक्त के मसाइल के तहत इस्लाही शायरियाँ लिखी। इन्होंने बड़ों के लिए भी शायरी की, लेकिन इनकी शायरी बेशतर हिस्सा बच्चों के लिए थी। यानी कि इनकी शायरी का ज़्यादातर हिस्सा बच्चों की इस्लाह के लिए था। वो कौम की नौनहालों की ज़हनी, फ़िक्री, इल्मी और नफ्सियाती तरबियत करना चाहते थे। इनकी शायरी के टॉपिक से हमें ये पता चलता है कि वो कौम की जो है तरबियत करना चाहते थे, क्योंकि वो खुद एक अच्छे कामयाब मुअल्लिम थे और इनके लिए बच्चों को मिजाज पसंद, नफ्सियात और इनकी दिलचस्पी से बखूबी वाकिफ़ थे। ठीक है, आप लोग यहाँ से भी इनका लिख सकते हो। यानी कि ये जो है अपनी शायरी में ज़्यादातर इस्लाही और तरबियती टॉपिक्स लिए इन्होंने, और बच्चों के लिए इन्होंने ज़्यादा शायरियाँ लिखी है। ओके, एंड यहाँ पे हमारे वाला क्वेश्चन ख़त्म करके आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9, इकबाल की शायरी की खुसूसियात। इकबाल की शायरी के लिए, इकबाल के टॉपिक के लिए हमें यूनिट नंबर 11 पे जाना होगा। यूनिट नंबर 11 में 11.3.2 यहाँ से आप इकबाल की शायरी की खुसूसियात लिख सकते हो। अदब की तारीख़ में जो मकाम मोहम्मद इकबाल को हासिल है वो उर्दू के चंद ही शुअरा को मैसर है। इनको बेक वक्त एक मुफक्किर, बुलंद पाया शायर, दानिश्वर, जैद, फ़लसफ़ी, मुहब्ब वतन, तो यानी कि इन्होंने अपने नज़मों में हुब्बुल वतन पे भी लिखा है, टॉपिक्स पे लिखी है नज़में। एंड ये तो हम सभी जानते हैं कि इन्होंने अपनी शायरी में ज़्यादातर इश्किया कलमात का इस्तेमाल किया है और इश्किया शायरियाँ लिखी है। ठीक है, आप लोग इस वाले टॉपिक से इसको आंसर को बना सकते हैं। एंड अगला है फ़राक़ गोरखपुरी की शायरी की खूबियाँ। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, दर्जल अशार की शायरी ज़रूरी हवाले के साथ कीजिए। यहाँ पे यानी कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में जो बुक में दी हुई नज़में दी हुई होंगी, मतलब उसके कुछ अशार दिए होंगे और आप लोगों को उसकी तशरीह करनी होगी। ठीक है, तो तशरीह करने का सही तरीका होता है, पहले आपको ये लिखना होता है कि ये कौन से शायर ने लिखी है। ओके, और इसका टाइटल भी लिखना होता है कि इस नज़म का नाम क्या है और किस शायर के थ्रू ये लिखी गई है। दोनों चीज़ आप लोगों को लिखनी होती है। उसके बाद आप लोगों को तशरीह स्टार्ट करनी होती है, तशरीह हेडिंग डाल के। ओके, तो फिर आप लोगों को आ जाना है 75 पेज नंबर पे। यानी कि ये जो नज़म है, जो अहले फ़ज़ल आलिम व फ़ाज़िल कहता है, मुफलिस हुए तो कलमा तलक भूल जाता है, तो ये नज़म जो है ये लिखी गई है नज़ीर अकबर आबादी ने। ओके, नज़ीर अकबर आबादी ने ये लिखी है। मुफलिस ही इसका टाइटल है इस नज़म का। एंड यहाँ पे आप लोगों को इस नज़म में ये अशार मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को इस नज़म में ये अशार मिलेंगे, जो अहले फ़ज़ल आलिम व फ़ाज़िल कहता है, मुफलिस हो जाए तो कलमा तक भूल जाता है। तो आप लोगों को इसकी तशरीह पढ़ के जानी है। मैं तो कहूँगी इसकी नहीं, सभी बुक कुछ मतलब जितने भी शायरों की नज़मों की तशरीह दी हुई है, आप लोग सब पढ़ के जाना। ईजी होती है, काफ़ी दिमाग में स्टोरी की तरह बैठ जाती है। एंड जो भी आप लोग शेयर वहाँ पे देखोगे तो आप लोगों की उसकी तशरीह अच्छे से कर पाओगे। तो लास्ट के 8 चैप्टर में तशरीह दी हुई है नज़मों की, तो आप लोग उसको ज़रूर पढ़ के जाना। तो एंड आप लोगों को इसकी तशरीह इस वाले टॉपिक से मिल जाएगी। इसकी जो नज़म की तशरीह ज़्यादा बड़ी नहीं होती, एंड आपको
ये ज़रूर पढ़ के जानी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं तीन नहीं चार क्वेश्चन आते हैं। इट मीन्स 40 मार्क्स का आप लोगों की तशरीह आती है। 4 नहीं तो 30 मार्क्स का तो आएगा ही आप लोगों को। और 30 मार्क्स आप लोग ऐसे हाथ से नहीं जान दे सकते, तो आप लोगों को सभी तशरीह पढ़ के जानी है। एंड ये स्टोरी की तरह दिमाग में बैठ जाती है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक एक दो पेज की है। तो आप लोग इसकी तशरीह यहाँ पर पढ़ लेना। मैं पेज नंबर बता दिया है, पेज नंबर 77 पे इसकी तशरीह मिलेगी। एंड इसके ऑप्शन में है, यहाँ आदमी ही नार है, आदमी ही नूर है, या आदमी ही पास है और आदमी ही दूर। 79 पेज नंबर पे आ जाना आप लोगों को। अगेन ये भी नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है, इसका नाम है आदमी नामा, और आप लोगों को यहाँ पे ये वाले शेयर में मिल जाएगा ये। तो आप लोगों को इसकी तशरीह भी दी हुई है, देख लीजिए। यहाँ पे तशरीह यहाँ से शुरू होती है, यानी यहाँ पे ख़त्म होती है। एंड ये पढ़ के जाना आप लोग, इसकी आप लोगों को यहाँ पे तशरीह मिल जाएगी। और अगला क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, यही तशरीह करनी है इसमें भी। तो इसका भी है इम्तिहान सर पर खड़ा, मेहनत करो, बांधो कमर, बैठे हुए क्या करो, मेहनत करो। यहाँ पे भी इसमें 5-7-8 अशार दिए हुए हैं। 92 नंबर पेज पे आ जाना है आप लोगों को। 92 पेज नंबर, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी है नज़म। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये नज़म लिखी है, मेहनत करो, बच्चों के लिए है ये। और तो यहाँ पे इसके अशार की आप लोगों को तशरीह मिल जाएगी। देखिए तो आप लोगों को इसकी तशरीह भी यहाँ से पढ़ के जानी है। देख लीजिए, यहाँ से तशरीह इसकी शुरू होती है। एंड ये भी 2 पेज की तशरीह है। तो आप लोग यही जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, सिर्फ यही तशरीह मत पढ़ के जाना, पूरी नज़मों की तशरीह पढ़ के जाना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यही वाले अशार आएंगे, बदल के भी आ सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमें 11 क्वेश्चन की तशरीह यहाँ पे मिल जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें भी तशरीह करनी है। दास्तान गुल की ख़िज़ा में ना सुना ए बुलबुल, हंसते हंसते हमें ज़ालिम ना रुला बुलबुल। तो ये नज़म है मरसियाए दहली पर, पेज नंबर 107 पे आना है। 107 पे यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी मरसिया दहली। ये लिखी गई है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के थ्रू, और यहाँ पे इसकी तशरीह भी दी हुई है। तो आप लोग इस नज़म की भी तशरीह ज़रूर पढ़ के जाना। सभी की पढ़नी है, मैं अगेन एक और बार कह रही हूँ, इसकी भी तशरीह यहाँ पे दी हुई है। ये पूरी इसकी तशरीह है, तो आप लोग इसकी तशरीह को लाजमी पढ़ के जाना आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन पेपर एंड होता है। और मैं आप लोगों को वीडियो को एंड करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग ये तशरीहों को ज़रूर पढ़ के जाना। और फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। एंड आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, जिनको इसकी ज़रूरत है, जो एग्जाम देने जा रहे हैं यूडीसी 134 का। एंड 1 क्वेश्चन की तशरीह यहाँ पे मिल जाती है, इम्तिहान मेहनत करो। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसी के ऑप्शन में है, दामान को हिसार में सूरज भी लेट कर, दबका लिहाफ अबर में मुँह को लपेट कर, देखो जो खबर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें भी तशरीह करनी है। दास्तान गुल की ख़िज़ा में ना सुना ए बुलबुल, हंसते हंसते हमें ज़ालिम ना रुला बुलबुल। तो आप लोगों को ये पोएम है, ये नज़म है मरसियाए दहली पर, पेज नंबर 107 पे आना है। 107 पे यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी मरसिया दहली। ये लिखी गई है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के थ्रू, और यहाँ पे इसकी तशरीह भी दी हुई है। तो आप लोग इस नज़म की भी तशरीह ज़रूर पढ़ के जाना। सभी की पढ़नी है, मैं अगेन एक और बार कह रही हूँ, इसकी भी तशरीह यहाँ पे दी हुई है। ये पूरी इसकी तशरीह है, तो आप लोग इसकी तशरीह को लाजमी पढ़ के जाना आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन पेपर एंड होता है। और मैं आप लोगों को वीडियो को एंड करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग ये तशरीहों को ज़रूर पढ़ के जाना। और फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। एंड टाइम ज़्यादा बचानी है। आप लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, जिनको इसकी ज़रूरत है, जो एग्जाम देने जा रहे हैं यूडीसी 134 का। एंड ये भी तशरीह ज़रूर पढ़ के जाना। सभी की पढ़नी है, मैं अगेन एक और बार कह रही हूँ, इसकी भी तशरीह यहाँ पे दी हुई है। ये पूरी इसकी तशरीह है, तो आप लोग इसकी तशरीह को लाजमी पढ़ के जाना आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन पेपर एंड होता है। और मैं आप लोगों को वीडियो को एंड करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग ये तशरीहों को ज़रूर पढ़ के जाना। और फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। एंड टाइम ज़्यादा बचानी है। आप लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एंड आई विल मीट यू वेरी सून विद अनदर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। तब तक के लिए बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ऑल द बेस्ट।